जी जी। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर श्री श्रीवास्तव भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 22 वर्षों से तिब्बत की आजादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में अपितु एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आजादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए एक बृहद सामाजिक जन जागरण करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत एवं उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाएगा, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले हफ्तों रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जी डी बख्शी जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर तथा संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार में सलाहकार के तौर पर सेवारत प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी ने तिब्बत की स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोनपो धुंधुप जी ने तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था विषय पर तथा भारत तिब्बत समन्वयक केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे सुल्ट्रिम जी ने निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा विषय पर तिब्बती राजनीतिक एवं सीटीए में सुरक्षा मंत्री गैरी डोल्मा जी ने तिब्बती जन क्रांति विषय पर एवं रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल दुबे जी ने चीन की तिब्बत भारत नीति विषय पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए थे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपका छोटा सा योगदान तिब्बत जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के परिसंवाद का शीर्षक है सुंदू जी की हिमालयन यात्रा, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं तेंजिन सुंदू जी। तेंजिन सुंदू जी एक प्रसिद्ध लेखक एवं कवि हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्षों से तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए अलग जगा रहे हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत सर। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। सर, आप शुरू कर सकते हैं सर अपने यात्रा के बारे में। जी, पहले तो सबको मेरा नमस्ते। मुझे अच्छा लगा भारत तिब्बत सहयोग मंच तिब्बत की आज़ादी के बारे में भारत की जनता के बीच में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी उसी काम पे जुड़े हैं। और पहले तो मैं कह दूं कि मैं खुद एक तिब्बती शरणार्थी, भारत में पैदा हुआ, भारत में ही एजुकेशन पूरा करके अभी मैं तिब्बत की आज़ादी के लिए काम कर रहा हूँ। और पिछले करीब 25-26 सालों से यही काम करते आ रहा हूँ। और मैं एक लेखक भी हूँ, मैं कविता कहानी लिखता हूँ। मूल रूप से मैं यहीं धर्मशाला में रहता हूँ, लेकिन साल में करीब 6-7 महीने भारत के कोने कोने जाके तिब्बत के आज़ादी के बारे में जागरूकता करना, लोगों की सपोर्ट जुड़ाने की वही कोशिश में लगे रहता हूँ। और आज भारत में 1 या 2 ऐसा स्टेट होंगे, नहीं तो सब जगह मैं गया हूँ और लोगों की तिब्बत की तरफ ये सपोर्ट जो है वो जुड़ाने के वही काम कर रहा हूँ। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच डॉक्टर सचिन जी मुझे यहाँ बुलाए और उन्होंने कहा कि मैं पिछले साल के अंत में 4 महीने हुए जो हिमालय के दौरे पे मैं गया था, उसके बारे में मुझे एक प्रेजेंटेशन या इसके बारे में कहने के लिए। तो
उसके बारे में मैं अभी कहूँगा। और साथ में क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जाना, वो भी इतने अलग अलग जगह, लोगों से मिलना, अलग विभिन्न संस्कृति, भाषाएं, लोगों से मिलना, और बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था। तो उसके बारे में मैं बोलूँगा और फोटोज भी दिखाऊंगा। तो ये शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत कुछ कहूँ, उसके बाद मैं फोटो एक 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 स्लाइड शो करके जगह जगह दिखाऊंगा। और इसके बारे में मैं बोलूँ तो आप सबको एक ऐसा लगेगा कि आपने भी करीब अगले 30-40 मिनट में आपने भी ये दौड़े जो है आपने भाग लिया है। आपको बहुत अनेक किस्म की खाने, पोशाक, भाषाएं, लोग, और खास करके हिमालय क्षेत्र के अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। तो ये इसके बारे में है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्यों गया हूँ ऐसे 4 महीना इस भ्रमण में, इस यात्रा क्यों किया हूँ। और वही मकसद जो है वो मैं पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोलना था। अ, देखो, तिब्बत बरसों से, हजारों साल से आजाद थे, और आज चीन के गुलाम में हैं। और चीन तिब्बत को कब्जा करके पिछले 70 साल से गुलाम करके बैठे हैं। लेकिन भारत ने हमेशा ऐसा उन्होंने एक इस तरीके से देखे कि चीन चीन ने तिब्बत ऊपर कब्जा किया, और तिब्बत तो गया जाने दो, हम महफूज हैं। ये जो एक एक एटीट्यूड था कि हिंदी चीनी भाई भाई, हम दो दोस्त रहेंगे, हमको कुछ नहीं होगा, वो एक एटीट्यूड जो वो बदल गए हैं। और लेकिन हिमालय क्षेत्र में उन लोगों की सोच या उनके एटीट्यूड ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां की बिल्कुल अलग सोच था, और उनको बिल्कुल अलग किस्म की, चीन की तिब्बत कब्जा करने के बाद उनकी सोच विचार, उनकी रहन सहन, उनकी पूरी जिंदगी बदल गए हैं। वो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम इंडिया जो है उनको उन्होंने जिस तरीके से चीन को देखे, वो बिल्कुल अलग था उसकी तुलना में। कि हिमालय क्षेत्र में लद्दाख से अरुणाचल तक वो बिल्कुल अलग था, उनको बहुत ही अलग किस्म की इम्पैक्ट हुए हैं। तो ये दौड़े जो है मैंने अगस्त की 17 तारीख लद्दाख से शुरू किया। जैसे मैं पहले से कहा कि मैं मूल रूप से यहीं धर्मशाला में रहता हूँ, और धर्मशाला से लद्दाख गया। लद्दाख की लेह से शुरू किया, और एक दिन पहले मैंने वहीं से एक छोटा सा वीडियो जारी किया कि मैं कल से, बल्कि उसी दिन से मैं एक दौड़े शुरू कर रहा हूँ। और मेरा मकसद ये है कि हिमालय क्षेत्र में हिमालय के लोग और तिब्बत की कहानी से पहले जिस तरीके से जुड़ाव था उसके बारे में एक रोशनी डालना, और हिमालय क्षेत्र में अलग अलग लोगों, अलग अलग भाषाएं, उन सब के बीच में एक ब्रिज से बनेगा इस दौड़े से, इस कहानी को मिला के। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लद्दाख में है, उनको अरुणाचल के बारे में पता नहीं है, जो अरुणाचल में उसको उत्तराखंड, धारचूला, पिथौरागढ़ के बारे में पता नहीं है, जो कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, गैंगटॉक है, उनको लाहौल स्पीति, किन्नौर के बारे में पता नहीं है। जो एक है ना कि हिमालय क्षेत्र जो है बहुत लंबा, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन सब लोग फैले हुए हैं और इन एक दूसरों को जानते नहीं है ठीक तरह से। तो ये दौड़े जो कर रहा हूँ और उसके बारे में जो बोलूंगा, तो एक दूसरे को एक समझ में आएगा। तो ये हिमालय के बीच में एक एक ब्रिज बनेगा, एक नाता बनेगा, एक जुड़ाव आएगा, और ये भी देखेगा कि जितना अलग है उतनी ही एक एकता भी है, एक समन्वय भी है। तो ये देखने को मिलेगा। तो ये जो आज की ये जो इसके बारे यात्रा के बारे में मैं बोलूंगा, मुझे पूरी यकीन है कि ये वीडियो जो भी हिमालय क्षेत्र के लोग देखेंगे उनको भी एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, एक नया कहानी मिलेगा। जहां भी वो लोग हैं, अलग क्षेत्र के बारे में एक नया जानकारी, एक नया जागरूकता भी पैदा होंगे, और खास करके तिब्बत से क्या रिश्ता था उसके बारे में जागरूकता होंगे। और जो हिमालय क्षेत्र के नहीं है उनके लिए तो ये पूरा एक नया, बिल्कुल नया एक एजुकेशन और नया सोच है। और जिस तरीके से मुझे हुआ था जब मैं लद्दाख से अरुणाचल गया हूँ,
वैसे तो मैं अलग अलग जगह जगह पहले से गया हूँ, अलग अलग जगह में, उत्तराखंड में या लद्दाख, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, गैंगटोक, अलग अलग जगह गया हूँ। लेकिन एक 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 ही वक्त में कि 4 महीना लगातार चलते रहना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था और बिल्कुल नया एजुकेशन भी था। तो मैं शुरू करूंगा ये यात्रा जो है फोटो के दौरान, तो मैं ये प्रेजेंटेशन करूंगा और आपको ये फोटोज भी देखने को मिलेगा। हाँ, अब मैं सचिन जी आपको ये मैप ऑफ इंडिया दिख रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया के एक पिक्चर है, दिख रहे हैं? सर अभी तो नहीं विजिबल लिखा। अभी आ दिखाई गया दे रहा सर, दिखाई दे है रहा। ना? हाँ ठीक है। अभी मैं शुरू करूंगा। मैं ये मैप इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि हमें ये पता चले कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ अंत हो रहे हैं, और ये कितना बड़ा ज्योग्राफिकली कितने बड़ा एरिया जो कवर कर रहा हूँ। लद्दाख यहाँ है, और जैसे मैंने यहाँ जम्मू एंड कश्मीर पहले जिस तरीके से एक पूरा क्षेत्र था उसकी, और उसमें अभी थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ अक्साई चीन है जो अभी चीन के कब्जे में है, लद्दाख के एरिया है। मैंने यहाँ लद्दाख की लेह से शुरू किया। लेह लद्दाख की कैपिटल है, और वहाँ अगर आप पहुंचेंगे तो आपको तुरंत ऐसा लगेगा कि ज्योग्राफिकली ये इतना अलग है, और लोगों की पोशाक, वहाँ के खाने, भाषा बिल्कुल अलग है। आपको नहीं लगेगा कि ये जो दिल्ली की एक एक्सपीरियंस है, बॉम्बे की या नागपुर की या केरला की या तमिलनाडु या यूपी और बिहार की, बिल्कुल अलग किस्म की एक एक एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग लद्दाख अक्सर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के एरिया बिल्कुल अलग है, और वहाँ जाते समय आपको ये लगेगा कि हमारा भारत कितनी अलग है और इतना बड़ा है। आपको एक नया गर्व, एक नया पहचान मिलेगा। आपको यू विल फील proud that our India is so very different, and this is a kind of a new experience you get to feel. तो वो लद्दाख की हैं, और मैं वहां से शुरू किया, और मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये लद्दाख की लेह की एक लेह शहर की एक दृष्टिकोण है। वो ऊपर जो देखे वो बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, वो लेह के पैलेस थे। अभी एक म्यूजियम जैसे हैं, और लोग वहां जाके देख भी सकते हैं। उसके नीचे एक आर्ट म्यूजियम भी है, और नीचे नीचे बिल्कुल नीचे को देखेंगे तो ये लोअर पार्ट में तो लद्दाख की मेन स्ट्रीट है, वो नो ट्रैफिक जोन है, और बहुत ही सुंदर बुलेवार्ड है, जो लोग वहाँ स्टॉल के जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं। ये ले है, और ले में एक बिल्कुल स्प्लेंडेड एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, ठीक से मॉनेस्ट्री। अभी मैं ठीक से मॉनेस्ट्री बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, और इतना बड़ा मॉनेस्ट्री है, वहाँ गया हूँ। और इस दौरान मैंने क्या किया कि मैं इस दौरान पे परम पावन दलाई लामा जी की जीवन कहानी पे आधारित एक फिल्म है, वो मैं फिल्म अलग अलग जगह जाके दिखाया। तो वो फिल्म दिखाया, तो ये ठीक से मोनेस्ट्री के वहां भी मैंने वो दिखाया। ये फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत मैं बाद में बोलूंगा। ये ले की एक आर्टिस्ट है जो ट्रेडिशनल आर्ट, वो मिट्टी से एक ऐसा स्टैचू बनाना और पेंटिंग भी करना, ऐसा है। ये एक लेटर है जो आजाद तिब्बत के वक्त पेंशन लामा, जो तिब्बत के धार्मिक गुरु, उन्होंने लद्दाख की नुब्रा वैली की दिस्कित गोम्पा को भेजे गए थे। करीब 200 या 300 साल पहले भेजे गए थे। वो अभी भी वहाँ मंदिर में है। ये मैं पहुंचा हूँ अभी लद्दाख की नॉर्थन की पाकिस्तान बॉर्डर पे, तुर्तुक नाम का एक जगह है। वहां की पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर की तरफ, तुर्तुक से और आगे थंग नाम का एक जगह है, जहां ये हैं अहमद जी, जो कि इंडियन सिटीजन है। उनकी धर्म इस्लाम है, और उसकी रेशियल आइडेंटिटी जो है उनको बल्ती बोले जाते हैं। और उनका ये कहना था कि बल्ती अभी तुर्तुक, थंग नाम का ऐसा करके 4 गांव अभी इंडिया में है, लेकिन पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होते थे। बल्तिस नाम का एक इतना बड़ा एरिया था।
तो हम वहाँ मिले। उन्होंने कहा कि वो रेशियली वो अपने आप को तिब्बती मानते हैं, लेकिन उनकी भाषा अभी सिटीजनशिप इंडियन है। तो पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर में ऐसे लोगों को देखने को मिलेगा। और वहाँ ले में मैंने सोनम वांगचुक जी को मिला। वो एक बड़ा इंजीनियर है, सोशल साइंटिस्ट है, लद्दाख की विकास के बारे में बहुत इंजीनियरिंग के तौर से बहुत काम कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं और इंजीनियरिंग इंटरवेंशन बहुत ही गजब की काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रेरणा मिला उनसे बात करके। मैंने उनको अपने तिब्बत की संघर्ष के बारे में भी बात किया। और लद्दाख में मैंने ये देखा कि अभी जो लद्दाख, लाहौल स्पीति, जहां भी एक बुद्धिस्ट एक प्रैक्टिस जो चल रहे हैं, वो तिब्बत से आए हुए करीब 11 या 12 शताब्दी में आए हुए वो थे। लेकिन ये मूर्ति देखो और ये ऐसा रॉक कार्विंग्स देखो, उसमें आपको ये देखने में मिलेगा कि पुरानी तौर से एक राजा कनिष्क की वक्त में जो बुद्धिज्म मेन स्ट्रीम इंडिया से आए थे, जो मथुरा से, जो यूपी से, बिहार से जो फैले हुए बुद्धिज्म, तब की ऐसे बुद्धिस्ट स्टैचूज और ऐसा रॉक कार्विंग देखने को मिलेगा। ये मेरे लिए बिल्कुल नया जानकारी था, मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था और पता भी नहीं था। लेकिन वहां जाके ऐसे रॉक कार्विंग देखने को मिला तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया। तो बिल्कुल नया था ये पूरे तिब्बती कम्युनिटी के बीच में। मैंने इसके बारे में कहा, ये जो है फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी की बुद्धिज्म स्प्रेड की बारे में थे। और ऐसे रॉक पिलर्स भी थे, जैसे ये देखो, ये हिमाचल की लाहौल वैली की ऊंची ऊंची पहाड़ों में ऐसे रॉक पिलर्स देखने को मिला। और ये ज़ंस्कार की है। ज़ंस्कार में देखो, अभी मैं हिमाचल में आ गया हूँ, वहां भी ऐसे रॉक कार्विंग्स देखने को मिला। ये देखो, ये करगिल के रास्ते पे हैं, इतना बड़ा मूर्ति दिखने को मिलेगा। देखने को ऐसा लग रहा है ये शिवा की एक मूर्ति है, लेकिन ये अवलोकितेश्वरा यहाँ उनकी मूर्ति है, जो 4 हाथ हैं, जो ऊपर ऊपर 2 है, 2 ऐसे नीचे करके हैं। ये ऐसे देखने को मिला। और ये गुंडला नाम का एक गांव है, जो लाहौल की तिनन वैली की उधर है, जो वहां मुझे राजेश क्यारपा नाम का मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे इस जगह में दिखाया। ये देखो, एक किसी की खेत में है, इतना बड़ा पत्थर के ऊपर ये मूर्ति। और मैंने ये देखा कि इसके बारे में लोकल के बीच में इनके बारे में जानकारी बहुत कम है। वो कोई लोग तो उनको ऊपर ऐसे प्रोपेगेंडा भी चले थे, ये कोई भूत का है। लेकिन इतिहास में स्टडी किया तो देखने को मिलेगा ये फर्स्ट सेंचुरी राजा कनिष्क के वक्त पे थे। और ये मूर्तियां, बुद्धा की मूर्तियां, ये ज़ंस्कार के पदुम वैली में हैं। और ये वहाँ था, ये भी लाहौल वैली के हैं। ये बुद्धा की स्टैचू हैं जो वहाँ बनाए गए थे। ये एक बहुत ही ऊंची जगह में है, ज़ंस्कार की, जो हम सिंगला पास करते समय 5100 मीटर्स अबव सी लेवल, ऐसे एक ऊंचाई में। तो हम 3 तिब्बती दोस्त थे, जो इस पूरी दौड़ में हम लोग साथ में गए थे। तो हमने अपने आप को ये बोला कि हम तिब्बती हैं, हम अपने आप को एक चुनौती लेते हैं कि उसी ऊंचाई में 5100 मीटर अब सी लेवल में अगर हम एक दौड़ लगाएं तो हमको कितना फर्क होता है। तो वी टेस्टेड आवर what is called the Tibetan blood, कि at that height if we start to run, what happens to our body. एंड हम दौड़ लगाए, हमको कुछ नहीं हुआ और हमको इतना अच्छा लगा कि इतनी हाइट में इतना दौड़ हम लगा पाए। तो हमने इसके बाद एक डेमुल नाम का बहुत ही सुंदर गांव है, ये तिब्बत की बॉर्डर की तरफ है। डेमुल नाम के एक गांव है, वहाँ याक चढ़ाते हैं, एक तरफ उनकी खेती भी है, वो है। और ये अभी हम स्पीति पहुंच गए हैं। स्पीति के ये पिन वैली है। अगर आप में से कोई भी अगर लाहौल स्पीति जाना चाहते हैं तो ये इस गांव में आप जरूर जाना। ये पिन वैली बोलते हैं, अक्सर इसको मनाया जाते हैं पिन
पिन वैली इज द वैली ऑफ फ्लावर्स ऐसा मनाए जाते हैं। ये अगस्त की महीना की अगस्त अंत की तरफ है। फिर भी आप देखो यहाँ थोड़ा बहुत वहाँ वेजिटेशन ऐसे देखने को मिलेगा ये, लेकिन ये जो पूरा वैली जो है फूल फूल ऐसे भर के, इट्स अ ब्यूटीफुल वैली फुल ऑफ फ्लावर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून जुलाई तक बहुत ही फ्लावर्स आपको देखने को मिलेगा। ये पिन वैली की लास्ट एंड की गांव है। ये गुफा है, ये लाहौल की वैली की ये बहुत बड़ा एक तांत्रिक प्रैक्टिशनर लोचावा गोचंगपा नाम का उनका एक गुफा था, बहुत ही ऊंचाई में है। और वहाँ अभी उसकी यादगार में ये एक स्तूपा बनाए गए हैं और हम वहाँ जाके देखने को मिला और उसकी भी बहुत सारे कहानी है। ये एक छोटा सा दृष्टिकोण है कि स्पीति वैली में लोगों की किचन में लोग किस तरह से के अपने क्रॉकरीज, अपने थाली बर्तन इतने इंटरेस्टिंग डेकोरेशन में रखे गए हैं। ये बहुत ही साधारण से एक छोटा गांव की एक छोटा सा घर है, उनमें इतने साफ और इतने आकर्षक ऐसे बनाए गए हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो दिखाने को मिला। अब हम किन्नौर में पहुंच गए हैं। किन्नौर में ये है ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ये रोड जो है वो शिमला से शुरू होते हैं और पूरी किन्नौर के एरिया से जाके आगे शिपकिला पास करके तिब्बत की तरफ जाते हैं। ये पहले ट्रेड रूट था और 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो चीन को जवाब देने में शिमला से इसी रास्ते पे इंडियन आर्मी ट्रक भर 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 के बॉर्डर की तरफ इसी रोड पे चले गए थे। अभी इसको ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड इसलिए कहा जाते हैं इसकी क्योंकि वो नीचे जो पानी जो है नदी के पास वहां से एक नया रोड बने गए हैं, 4 लेन रोड, इसलिए उसको ओल्ड तिब्बत रोड। लेकिन इस उनके ऊंचाई देखिए, ये देखो, ये बहुत ही ऊंचा जगह है और वहां तो इतना ऊंचा कि ऊपर से उसी रास्ते के नीचे देखें तो पानी के नीचे से जो रास्ते को जाते हैं पानी नदी जो है तो इसको हेयर लाइन जैसे देखने को मिलता है। ये लाहौल स्पीति में एक बहुत ही पुरानी लिपि देखने को मिलता है। इस लिपि को कहते हैं लेंजा, जो तिब्बत की बहुत ही पुरानी लिपि है। अभी के जो तिब्बती लिपि जो है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वो पत्थर के ऊपर लिखे हैं। नीचे नीचे जो है वो भोटी है, हम तिब्बती भाषा में उचे बोलते हैं। लेकिन इसी के बिल्कुल ऊपर जो लिपि जो है वो लेंसा है, जो आज बहुत ही कम लोगों को इसको पढ़ने को आता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं आता है। और ऐसे माने जाते हैं कि ये लेंसा पुरानी तिब्बती भाषा जो है उसको कहते हैं हम शंगशुंग भाषा। और तिब्बत में ऐसा माना जाता है कि शंगशुंग की भाषा बिल्कुल अभी खत्म हो गए हैं, वो बोलने वाला नहीं है। लेकिन मुझे एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज और पहली बार मेरे को जानकारी मिला और मुझे पता बहुत अच्छा भी लगा कि लाहौल वैली में अभी भी एक ऐसा जगह है जो 4 गांव में अभी भी 2000 लोग, इतने बड़े लोग अभी भी वो पुरानी भाषा जो जिसको बोलते हैं शंगशुंग भाषा अभी भी बोलने वाले हैं। तो जो तिब्बत में ऐसे माने जाते हैं कि शंगशुंग की भाषा खत्म हो गए हैं, वो अभी भी भारत की लाहौल वैली की केलोंग के एरिया में अभी भी वो भाषा अभी भी बोले जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बुजुर्ग लोग वही भाषा बोलते हैं, लेकिन युवाओं जो अभी स्कूल में जाते हैं जो हिंदी बोलते हैं, जिनको अंग्रेजी आते हैं, उनकी वो अपनी भाषा अब करीब ना के बराबर, या तो उनको नहीं आते हैं या तो समझ में आते हैं लेकिन बोलना नहीं आते हैं। लेकिन उनकी बुजुर्ग लोग अभी भी वही भाषा बोलते हैं। अब ये देखो, तिब्बत और हिमालय के क्षेत्र में इतना ऐसा जुड़ाव है, इतना कि कह नहीं सकते कि कहाँ तिब्बत खत्म होता है कहाँ भारत शुरू होता है, एक ऐसा जुड़ाव है। और ये देखिए इसको हम मनी स्टोन कहते हैं, मनी पत्थर कहते हैं, जो नीचे नीचे में तिब्बती भाषा अभी के मॉडर्न तिब्बतन लैंग्वेज वो अभी है, और ऊपर जो है वो लेंजा है। और ये मुझे वहाँ देखने को मिला किन्नौर में
ये खंबे जो है रॉक पिलर ऊपर ऊपर जो में लेंजा में है, और नीचे नीचे वो अभी मॉडर्न तिब्बतन लैंग्वेज बोधिक जो बोलते हैं और उजेम बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा। और वहाँ उस गांव में मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि ये स्तंभ यहाँ क्यों है और उसे क्या दर्शाता है। मैंने वहाँ कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिला जो इसके बारे में कह सकते हैं। उन्होंने बोला कि ये पहले से थे, लेकिन ये ऐतिहासिक ऐसे ऐसा जगह है। तो अगर आप में से कोई भी हिमालय क्षेत्र में कोई बारे में कोई इनके संस्कृति रिवाज या भाषा लिपि के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ही रिच एरिया है। और ये मिलंग तेते बोलते हैं, वहाँ लाहौल वैली की जो घर जो है उसकी छत के ऊपर ऐसा एक उनकी लोकल डीएटी के नाम पे ऐसा एक ऐसा स्तूपा जैसे कुछ बना लेते हैं। वो आइबेक्स की सिंग से एक एक ऊपर ऊपर ऐसे एक स्तूप जैसे बना है, ऐसे हैं। और दूसरा ये एक लोकल डीएटी है, उनकी मंदिर है और लोकल डीएटी को बहुत मानते हैं। तो ऐसा एक मंदिर भी देखने को मिला। ये नेसंग नाम का बहुत ही ऊंचाई में करीब 3000 मीटर अबव सी लेवल ऐसे एक छोटा गांव था नेसंग नाम का, वहां की दृश्य हैं। और मैंने क्योंकि 2021 में कोविड का बहुत सारे ये डर भी था, तो मैंने ये देखा कि ऊपर ऊपर इंग्लिश में कोविड-19 लिखा है और बीच में हिंदी, और अंत में तिब्बती भाषा में भी वही लिखा है कोविड-19 के डर जो है उसके बारे में ख्याल करना, ऐसे करके लिखा है। खाला रेख मतलब ये मुंह ढको और ये मास्क पहनो, ऐसे करके वो वहां ऐसे लिखा था। ये हुरलिंग में था, जो ताबो मॉनेस्ट्री और सुमदो के बीच में रास्ते में था। और वहां के एक पहचान के बारे में यह था कि भोद ढाबा, अभी वहां भोद नाम के एक जो है उन्होंने अभी एक सरनेम बना रखा है। भोद हैज बिकम अ सरनेम एंड मेनी पीपल इन लाहौल स्पीति और इवन इन किन्नौर दे हैव अडॉप्टेड भोद, जो कि एक धर्म के नाम पे बुद्ध धर्म भोद वो एक सरनेम में है। देन हम स्पीति पहुंचे तो वहाँ सबसे ऊंचे जगह में वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वहाँ जाके इसी में एक फोटो खींचा था। ये इसलिए फोटो खींचा था क्योंकि यहाँ हिकिम लिखा है, और ये हिकिम लोकल भाषा में ये हिकिम नहीं था, यिकिम था। यी और वाई आई होना चाहिए था। यिकिम मतलब जहाँ मन को शांति मिलता है, और शांति की एक जगह था। उसको यिकिम जो है पोस्ट ऑफिस ने, आईटीबीपी ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट, क्योंकि वहां लोग ज्यादा हिंदी बोलते हैं तो यिकिम जो है हिकिम बना दिया। ऐसे और भी अद्भुत नाम तो ये था। उसके ऊपर एक सबसे लास्ट एक मोनेस्ट्री है, उसको नाम है गुमिक, जो गिद्ध की नजरे से देखे जाएं, ऐसे करके एक छोटा गांव था और एक मंदिर भी था गुमिक। अब गुमिक को इस तरीके से तोड़ मोड़ के कॉमिक बना दिया है। अभी आप यिकिम से और ऊपर जाएंगे तो कॉमिक KOMIC बना दिया है। एक्चुअली वो था गुमिक, जिसको GOEMIK होना चाहिए था। इस तरीके से तो अभी भाषा जो है एक मेन स्ट्रीम भाषा से एक वहाँ की एक फर्क भी होता है, वहाँ इम्पैक्ट होता है, तो वहाँ की अपनी भाषा भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। ये स्पीति वैली की ठंगर गुम्बा है, बहुत ही पुरानी ऐसे एक पत्थरों में रॉक क्लिप्स में है। और ये उनकी ढंगर गुम्बा की पुरानी मोनेस्ट्री है, और अभी उन्होंने इस तरफ से राइट हैंड साइड में एक नया बनाया है। और ये वही पुरानी मोनेस्ट्री की बिल्कुल ऊपर ऊपर छत में अंदर एक गुफा था, वहां ऐसे बहुत सारे कुछ देखने को मिला जो पुरानी बौद्ध धर्म की जो स्क्रिप्चर्स जो है अभी भी तिब्बती भाषा में लिखे हैं, वो ऐसे किताबें में हैं, ऐसे किताबें में जो स्क्रिप्चर्स इस तरह से रखे गए हैं। लेकिन मुझे दुख ऐसा लगा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, क्योंकि वो सब तिब्बती भाषा में है और ज्यादातर लोगों को पढ़ना नहीं आता, तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं जिस तरीके से मूर्तियां हैं।
और उन्होंने लोकल लोगों ने ये भी कहा भी था कि हम पढ़ना चाहते हैं, वो सब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की तिब्बती भाषा की लैंग्वेज एजुकेशन जो बहुत ही कम था, ज्यादातर इंग्लिश और हिंदी में आते हैं। ये बिल्कुल अद्भुत एक मंदिर देखने को मिला। ये वहाँ है सेरसंग गोम्बा, एक गांव है, लालुंग नाम का एक गांव है जो स्पीति वैली में, कि वो भी बहुत तिब्बत की बॉर्डर की तरफ है। तो वहाँ लोथावा रिंचिन सांगपो नाम का एक बहुत ही बड़ा लाहौल स्पीति किन्नौर लद्दाख में उनकी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा। और एक बुद्धिस्ट टीचर था जो इंडिया में आए, वहां से संस्कृत हिंदी भाषा सीखे, और उन्होंने बहुत ट्रांसलेशन भी किया उसको। बड़ा एक लोसावा रिंचिन सांगपो नाम का एक बहुत बड़ा नाम, सबकी एक सेकंड बुद्धा जैसे मानते हैं। उन्होंने स्थापित किए हुए एक एक मंदिर था। ये देखिए, तारा देवी की है, मंजूश्री की है, अवलोकितेश्वर की मूर्तियां भी है। इन मूर्तियां की एक अनोखी बिल्कुल ये आर्किटेक्चर ये है कि ये जो है मंदिर जो है वो मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से बने गए हैं, ऐसे मूर्ति ऐसे एक मंदिर है। अभी उन्होंने क्या किया कि आर्किटेक्चर के तौर पे उसी दीवार में ही इतना बड़ा एक लकड़ी की खंबे डाले और उसी के ऊपर वो मूर्तियां डाले। अब जो जो भक्त उसी मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के ऊपर से जो रोशनी मूर्तियों पर आते हैं तो वो एक चमक से आते हैं। तो नीचे से ऐसे देखने को मिलेगा कि जैसे आसमान में इतने सारे बोधिसत्व की मूर्ति एक वक्त देखने को मिलता है, ऐसे एक झलक जैसे हो जाते हैं। आर्किटेक्चरली दिस इज अ मार्वलस आर्किटेक्चर, वेज ऑफ डूइंग। और ये जो है 12वीं शताब्दी की मंदिर है, वो अभी भी जीवित है, बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। जैसे ये एक मूर्ति देखो, और इसमें सोना इतने लगे हैं कि आपको देखने को मिलेगा। तो इतना एक ये जो श्रद्धा जो है वो देखने ही आपको लगेगा ये बहुत ही पुरानी ऐसा है। और ये दूसरा एक पुरानी लोसावा रिंचिन सांगपो का ही एक दूसरा मंदिर है, गोम्पा बोलते हैं भोटी भाषा में। ये खुनुचरंग में है, ये भी बहुत ही तिब्बत की बॉर्डर की तरफ में ही है। ये खुनु एरिया, किन्नौर एरिया में है। और ये ताबो मोनेस्ट्री के बिल्कुल सामने है। ताबो मोनेस्ट्री के अंदर फोटो खींचने नहीं देते, तो हम जो जो साथ में जा रहे हैं, जो मैं बीच में मैं हूँ, मेरे राइट में लेकपिल है जो मेरा दोस्त है, वो अभी उस दौरान हमारा कैमरामैन था और ड्राइवर भी था। और मेरे लेफ्ट में लोकल हमारे तिब्बती दोस्त शेरब ठाकपा, वो अभी भी स्पीति में ही है, और उन्होंने हमको वहाँ थोड़ा गाइड किया। और उसके बाद ये जो रेड जैकेट में है वो हमारा दोस्त है ओजल, वो भी हमारा उस दौरान में हमारे साथ में आए थे। और ये है किन्नौर में एक बहुत ही ऊंची जगह में रंगरिक नाम का एक जगह है, तो वहाँ हमको ये स्तूप देखने को मिला। ये स्तूपा की आर्किटेक्चर देखो, नीचे से पत्थर और मिट्टी से हैं, और ऊपर ऊपर में ये जो है पूरा स्तूप की ऊपर जो गर्दन और ये जो है पूरा इससे लकड़ी से बने हुए हैं। वो आज ज्यादातर स्तूप, मॉडर्न स्तूप में ऐसा आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलता है। ये है गोमिक गुम्पा, जो इसके पहले मैं कह रहा था, गिद्ध मड जो है ये वही है। ये बहुत ही ऊंचा में, करीब 4500 मीटर अबव सी लेवल, ऐसे एक हाइट में है। ये लंगजा के हैं, स्पीति वैली के लंगजा। ये भी बहुत ऊंचा में है। एक ऐसा गांव जहां बार्ले जौ जो है वो सबसे पौष्टिक गांव, ने जो बोलते हैं बार्ले, ये यहाँ उगते हैं। और ये यहाँ के बार्ले जो है उसको ब्लू बार्ले कहा जाता है, बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। और इसी से लोकल लोग उसी को
पहले तो पका लेते हैं हॉट सैंड में, और वो रोस्ट करने के बाद उसको ग्राइंड करके सत्तू बना लेते हैं। और ये जो सत्तू बनाते हैं ये पूरी तिब्बत और पूरी लद्दाख, लाहौल स्पीति, पूरे हिमालय में ये जो बार्ले से सत्तू बना लेते हैं, वो वहाँ की मेन खाना जो है उससे होता है। चंपा बोलते हैं हम, चंपा। अब ये एक बहुत ही अलग किस्म की देखने को मिला ये लंगजा में, जो बहुत ही ऊंचे में, जैसे मैंने कहा कि यहाँ हिमालय की इतिहास जो है करीब 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जो 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड की एक पुरानी इतिहास ये था कि पूरी हिमालय जो है पहले एक समुद्र के नीचे थे। जो टीटीसी की कहानी जो हम सबको पता तो है ही, तो टीटीसी जो है पहले ऐसे एक समुद्र के नीचे थे, और उसकी उसमें दबाए हुए जो जो मछलियां हैं या ऐसे एक वर्म्स जो है और स्नेल्स जो पत्थर बन गए हैं, ऐसे अभी भी लंगजा गांव में अभी भी देखने को मिलता है। और अगर ढूंढे ऐसे भी एमोनाइट्स, इसको ये जो पत्थर जो इसको एमोनाइट्स कहते हैं, ये 60 या 80 मिलियन सालों की पुरानी ऐसे एक इतिहास अभी भी देखने को मिलता है। ये एमोनाइट्स हैं। और मंदिर में ऐसे पुरानी टेम्पल्स देखने को मिलता है। ये लाहौल वैली की बहुत पुरानी एक राजा का महल था। अभी बिल्कुल ये एक म्यूजियम जैसे बन गए हैं, लेकिन अभी म्यूजियम भी नहीं है, उसको थोड़ा बहुत केयर करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा एक भूत बंगला जैसे बन गए हैं अभी, उसको देखभाल करने वाली भी नहीं है। तो बहुत देखभाल करने को मिले, क्योंकि ये आर्किटेक्चरली मार्वल है। ये 6 फ्लोर्स बिल्डिंग है, पूरा पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बने हुए हैं। वो अंदर अंदर से ऐसा स्टेयर्स है, अंदर जा सकते हैं। और यहाँ मेरा दोस्त राजेश केरपा, उसी के पूर्वजों की अभी नया नौजवान, वो खुद रिसर्चर हैं, पुरानी आर्किटेक्चर, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज के बारे में खुद रिसर्चर हैं। वो अभी कुल्लू में रहते हैं। तो हम वहाँ जाके देखने को मिला। ये एक दूसरा एक पैलेस था, ये खंगसर में है। ये जिस्पा, लाहौल की जिस्पा की ऊंची एरिया में वो है। और वहां हमने ये ऐसा एक वुडन बॉक्स देखने को मिला। ये वुडन बॉक्स जो है पहले पूरे हिमालय क्षेत्र के सब जगह में ऐसा वुडन बॉक्स था। तो मैंने ये पूछा कि इसमें क्या रखा जाते हैं, ये ऐसे लग रहा है कि इसमें बहुत ही अहम चीज रखे जाते हैं। तो उन लोकल लोगों ने कहा भी था कि हाँ, इसमें बहुत ही अहम चीज रखे जाते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या रखे जाते हैं, उन्होंने बोला कि अंदर जाके देखो। तो मैंने देखा कि वहां ये ऐसा ये है, नमक है। तो मैंने कहा नमक ऐसे क्यों रखे जाते हैं। उन्होंने बोला कि ये नमक ऐसे वैसे नहीं है, ये नमक तिब्बत से आए हुए हैं। तो इससे बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण मिला, क्योंकि पूरी हिमालय में पहले नमक जो जो थे वो आज की टाटा नमक जैसे नहीं है, जो गुजरात से आते हैं या समुद्र से आते हैं। पहले समुद्र से नमक हिमालय क्षेत्र में आते भी नहीं थे। पूरी हिमालय क्षेत्र में नमक जो है वो तिब्बत से आते थे। और भारत से ये मसाले या कपड़े, इंडस्ट्री से जो उत्पाद जो होते हैं वो तिब्बत को तरफ जाते हैं। गुड़ भी चले जाते हैं और शुगर भी चले जाते हैं। और तिब्बत से मूल रूप से नमक आते थे और ऊन आते थे, वुल, और भेड़ बकरी भी ऐसा बिक्री भी ऐसा होते थे तिब्बत से, और मूल रूप से नमक आते थे। तो मैंने मजाक मजाक मैंने उनको ये भी कहा कि आपने हमारा नमक खाया है। अब क्योंकि तिब्बत की आजादी की लड़ाई चल रहे हैं, अब आप हमको मदद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारा नमक खाया है। ऐसे कर मैंने मजाक मजाक में ऐसे भी कहा। लेकिन पूरी हिमालय क्षेत्र में नमक जो है अभी भी जो आए हुए थे पहले, वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पहले ट्रेड था तिब्बत में, इंडिया से तिब्बत जाना या तिब्बत से इंडिया आना, वो पूरे लद्दाख, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ये उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र में, मुनस्यारी, दार्चुला, और आगे नेपाल तो है ही और सिक्किम तो है ही।
और भूटान तो है ही, सिक्किम में भी लाचेन लाचुंग की तरफ, मुकुथांग की तरफ था, और ईस्ट में नाथुला की तरफ भी ऐसे ही ट्रेड था, और पूरी अरुणाचल तो है ही, वो तवांग के एरिया में, और मेंजू का टूटिंग के एरिया में, और तेजू मियाओ की तरफ भी, पूरी हिमालय क्षेत्र में उस पार से यहाँ ट्रेड होता था, यहाँ से वहां ट्रेड होता था, शादी में होते थे, रीति रिवाज भी एक एक होता था। ऐसे भाईचारा का रिश्ता था कि किसी को ये पता नहीं चलते थे कि हमारा बॉर्डर कहाँ है। और वहां जिस तरीके से आज बॉर्डर में तनाव है, आज लोगों मारपीट है, आज वहां की चीन की पूरा एक करीब करीब 1 लाख सोल्जर्स हिमालय के उस तरफ से हैं जो भारत के ऊपर दबाव डालने, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ऐसे भाईचारे के रिश्ते थे कि कोई भी आराम से जाते थे, कोई भी आराम से इस तरफ से इस तरफ भारत में आते थे। ऐसा हमारा रिश्ता था। ये पूरा रिश्ता की कहानी जो है इसी नमक से आते हैं। तो ये पूरा देखने को मिला। और दूसरा एक लकड़ी के बॉक्स देखने को मिला, ये पूरा खुनू में, किन्नौर में है। तो मैंने पूछा इसमें क्या रखे जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसमें अनाज रखे जाते हैं। अनाज खास करके अनाज जो है वो जौ, बार्ले वहां रखे जाते हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में चावल जो है बहुत कम है, और गेहूं भी थोड़ा है, लेकिन ज्यादातर जौ है, जौ बार्ले, बार्ले ऐसे रखे जाते हैं। और ये जो वहां रखे हैं, एक से धूप लगे, पानी लगे, बर्फ लगे, उन अंदर कुछ नहीं होते हैं। अब ये जो आर्किटेक्चरली उनका देखें तो ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नेल्स लगे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर देखे तो आपको देखने को मिल गया ये एक दूसरे से ऐसे कस के रखे हैं, ये आर्किटेक्चर ऐसे एक बने हैं। यहाँ ये देखिए, ये बिल्कुल एक ऊपर ऊपर देखिए तो एक दूसरों को एक पकड़ के बैठे हैं, ऐसे पकड़ के बैठे हैं जो अगर एक दूसरे अलग किया तो पूरी तरह से एक एक करके अलग रख सकते हैं, अगर लगाया तो बिल्कुल एक अच्छा बॉक्स बनेगा, और उसमें चूहा भी नहीं घुसते, ऊपर से पानी भी नहीं आते, और बहुत धूप भी लगते तो अंदर कुछ फर्क नहीं होते, फिर भी एक ऐसा थोड़ा सा हवा जाते हैं जिसे वो अंदर जो है अनाज जो है बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। और दूसरा एक कंगनी है, एक एक दूसरी पुरानी आर्किटेक्चर, ये कंगनी एक स्तूप जैसा है जिसके नीचे से लोग गुजर के जा सकते हैं, और ऊपर ऐसा एक देवी देवताओं की एक मंडला बने हैं। यहाँ हमारे साथ रोशन लाल नेगी जी, जो हमको इसके बारे में हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो रोशन लाल नेगी जी किन्नौर की जंगी एरिया से हैं, वो वहाँ के बहुत बड़ा विद्वान हैं, और अभी वो खुद इससे तिब्बती भाषा और हिंदी के बीच में एक बहुत बहुत बड़ा डिक्शनरी बना रहे हैं। 1 लाख शब्दों की एक डिक्शनरी बना रहे हैं रोशन लाल नेगी जी। तो उन्होंने हमको न सिर्फ पना दिया, पूरी किन्नौर की कहानी, उनके इतिहास, रिश्ता, और वो खुद बनारस की तिब्बतन यूनिवर्सिटी में पढ़े पहले, और अब इतना बड़ा विद्वान है, अभी भी इतना बहुत सारे साहित्य की बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनको देखने को मिला। और हिमालय क्षेत्र में इनकी पेड़ पौधों तो है ही, लेकिन फूलों की बहुत अलग किस्म की देखने को मिला, जो कभी कहीं दिखने को नहीं मिलता है ऐसे फूल। और मुझे सब कुछ के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरा बहुत ध्यान भी है, उन्हें कुछ कुछ ऐसा फोटो खींचा दो जो हर्ब्स के बारे में, जो आयुर्वेद में जो इस्तेमाल किया जाते हैं, जिससे दवाई बनते हैं, ये पूरे हिमालय क्षेत्र में इतने अलग अलग किस्म की हैं, जो मुझे रहा नहीं गया कि इनके फोटो खींचे और मैंने कैसे किया, और जो बाद में आयुर्वेद जो करते हैं उनको दिखाया, और वो इनके बारे में। अब ये देखिए, इसको रिकोक बोलते हैं, रिकोक लोकल भाषा में, ये स्पीति में है, ये लहसुन जैसे हैं। अभी ऊपर ऊपर में जो फूल खिले हैं उसे भी दवाई भी बनते हैं, उससे मसाला भी बनते हैं, और इसके नीचे जो पौधे जो है उसे भी मसाला बनते हैं। और बहुत ही सख्ती मिट्टी है, सूखा मिट्टी, उसके नीचे फिर उसका लहसुन का वो जो क्लोव जो है ये भी वही है, और ऐसे देखो उससे ऐसे बनाया मसाला, ऐसे कूट के ऐसा मसाला बनाया, ये देखिए इतनी। और ये
खाने में खासकर थुक्पा जो बनाते हैं, एक स्पेशल डिश होता है लाहौल स्पीति, किन्नौर में, लद्दाख में, अरुणाचल में भी मैंने वहीं देखा। एक डिश होता है जिसमें आटे की एक छोटे छोटे पीस होते हैं और मूली डालते हैं उसमें, मीट खाते हैं तो मीट भी पीसेस डालते हैं, और इसमें ये वाला रिकोक की ये मसाला डालते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है, खास करके ऊंची एरिया में और जो ठंड है उसमें, क्योंकि ये थुपा में सूप भी होते हैं और आटे की छोटे छोटे पीस भी होते हैं, मीट पीस भी होते हैं, और ऐसे लहसुन की ऐसे मसाले भी होते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, और आपको गर्म लगेगा लगेगा और इतना पेट भर जाएगा, आपको लगेगा बहुत गहरी नींद आएगा ऐसे खाना। और ये बिल्कुल अलग किस्म के फूल है जो मैंने कभी देखे नहीं थे, इसको कहते हैं ब्रह्म कमल। ये ब्रह्म कमल जो है वो सिर्फ उधर देखने को मिलता है आपको किन्नौर में, खासकर किन्नौर की नदी की उस पार 8 अलग गांव हैं जहां फुलिश नाम का एक बहुत बड़ा त्योहार मनाए जाते हैं। वहां ये फूल जो है 4000 मीटर्स अबव सी लेवल ऐसे पहाड़ों में सिर्फ सितंबर के महीना में एक साल में एक बार वो फूल लग जाते हैं। वो ऊपर से ये बाहर से काफी बड़ा है ये फूल, और अंदर से देखे तो ऐसे उनके अंदर के जो एंथर्स पिस्टल्स जो है ऐसे दिखने को मिलता है। ये जो है हिमालय, ये किन्नौर की ऐसे जो टोपी पहने हैं ना, टोपी के ऊपर बस ऐसा लगे जाते हैं। और पुलिस की फेस्टिवल में ये लगे जाते हैं, और पुलिस के इतना बड़ा 4 दिन 5 दिन लोग ऐसे उसको त्योहार मानते हैं। लोग घर से खाना पका के और ऊपर लेके जाते हैं, 3 या 4 दिन जो है ऊपर ऊपर इंच ऊंची एरिया में इसी फूल की त्योहार में खाना खा के बैठ के मौज मस्ती करके पूजा भी करते हैं, ऐसे करके रहते हैं। और वो है। अभी मैं लद्दाख और लाहौल स्पीति किन्नौर जो है पूरा कवर कर लिया। अभी ये फोटो में रोशन लाल नेगी जी और उनके गांव में उनकी बेटियां हम साथ में थे। अब हम उत्तराखंड आ गए हैं। उत्तराखंड आते समय हमने क्या किया कि पहले तो ये किन्नौर पूरा रेकुंगपियो तक पूरा करने के बाद हमने शिमला आया, शिमला से फिर नीचे बस में गए, फिर नीचे सोलन आया, फिर दूसरे बस पकड़ा, फिर वहां से ये उत्तराखंड के देहरादून की तरफ गया, देहरादून से ऋषिकेश हरिद्वार पूरा कवर करने के बाद हमने बस में बैठ के हल्द्वानी गए। हल्द्वानी जो अभी पूरा उत्तराखंड जो है वो 2 क्षेत्र में बांटे जाते हैं। गढ़वाल की एरिया एक है वेस्टर्न की तरफ, और ईस्टर्न की तरफ जो वो कुमाऊं के एरिया में। कुमाऊं के एरिया में हल्द्वानी से शुरू होते हैं, जहां से ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है वहां से शुरू हो जाते हैं, वहां से पहाड़ी एरिया शुरू हो जाते हैं। पहले आते हैं नैनीताल, उसके बाद अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो पूरा ये कुमाऊं एरिया की बीचों बीच में है, वो मेन एरिया है। वहां मंदिरें भी हैं, अलग अलग लोग भी हैं, बॉर्डर एरिया के लोग भी हैं, और हल्द्वानी से जो बिजनेस करते हैं वो भी अल्मोड़ा में देखने को। अल्मोड़ा में एक ऐसा जगह है जहाँ स्कॉलर गोविंद लामा गोविंदा जी, जो पूरे विश्व में बुद्धिज्म जो वेस्टर्न कंट्री में जो फैले गए हैं, जो बीटल्स के लोग और वेस्ट में जो जितना भी बुद्धिज्म फैले हैं, लामा गोविंदा की वजह से फैले। और लामा गोविंदा जो जहाँ ठहरे थे, ये उत्तराखंड की अल्मोड़ा के इसी एरिया से था। और ये वहाँ की एक यादगार में, वहाँ लामा गोविंदा के बाद एक तिब्बतन लामा था, उसकी वाइफ की ये मूर्ति है, और वहीं से इसी एरिया से हैं। अभी आज ये वहाँ जो देखभाल करने वाले ये लोग हैं, ये लोग आज ये वहाँ के देखभाल करते हैं, वहीं से हुआ है। और आगे और गए गए तो हम वहाँ आ गए दारचूला में। अभी दारचूला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की एरिया है। दारचूला पिथौरागढ़ की डिस्ट्रिक्ट की एरिया है, वो लास्ट सिविलियन डिस्ट्रिक्ट है, और वो वहां से तिब्बत के बॉर्डर की तरफ गए तो स्पेशल परमिशन लगता है। ये दारचूला एरिया के हैं, हम इंडिया साइड के दारचूला एरिया से हैं। ये आपको ये फोटो में दिख रहे हैं आप, एक ब्रिज है, ब्रिज के पार जो है वो नेपाल है, उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है, और दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं ये ब्रिज। और ब्रिज के नीचे जो बह रहे हैं वो काली नदी है। काली नदी तिब्बत से आते हैं और यहाँ से इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बन के बह जाते हैं, और उस तरफ नेपाल की दारचूला डिस्ट्रिक्ट, और इस तरफ
पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की धारचूला टाउन ये है। और इसके बीच में वहाँ के लोग इस तरफ आते हैं, यहाँ के लोग उस तरफ भी जाते हैं, दिन में ट्रेड होते हैं। लेकिन ये ब्रिज जो है शाम के 5 बजे बंद हो जाते हैं और सुबह के 7 बजे खुल जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, ये उसी गांव की दूसरा दृश्य। और ये अपना इंडिया एरिया की धारचूला की एक दृश्य है। जो आगे जाएं तो देखो एक पहाड़ी क्षेत्र आ जाते हैं, और उस और ऊपर गए तो धर्मा वैली, व्यास वैली, जहाँ गर्बियांग एक गांव है, और गर्बियाल नाम के लोग, अलग अलग जनजाति लोग रहते हैं, जो अक्सर मेन कुमाऊं लोग उनको कहते हैं भोटिया, जो कहते हैं वो इसी क्षेत्र से और आगे तिब्बत के बॉर्डर तरफ देखने को मिलता है, उनको बोलते हैं भोटिया। अभी हमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग क्षेत्रों में इन्हीं हिमालय क्षेत्रों लोगों को, जनजाति जो है उनको अलग अलग नाम से बोले जाते हैं, यहाँ भोटिया बोलते हैं। लेकिन अब अगर हम ईस्ट की तरफ में, जैसे सिक्किम में या कालिम्पोंग, दार्जिलिंग में, जो तिब्बत की लोगों से मिले हैं या वहां के ओरिजिनेशन है, तो उनको कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, गैंगटोक में उनको भुटिया कहते हैं। जैसे बाइचुंग भुटिया है, वहां भुटिया कहते हैं। लेकिन उत्तराखंड में कुमाऊं के एरिया में वहां भोटिया बोले जाते हैं, भोटिया। और वहां खास करके ऐसे लोग हैं जो पहले तिब्बत जाते थे रिश्ता के लिए, या खास करके व्यापार के लिए। और चीन तिब्बत को कब्जा करने के बाद ये लोग अभी कभी तिब्बत जा नहीं पाए, उनकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो गया, ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि वो अब तिब्बत नहीं जा सकते हैं। उनको मेन स्ट्रीम आना तो बहुत लंबा पड़ जाते हैं उनको। पहले दारचूला से और नीचे पिथौरागढ़, और नीचे अल्मोड़ा, और नीचे नैनीताल होते होते करीब करीब 2 या 3 दिन लग जाते थे। ऐसे करके उनकी जिंदगी जो बिल्कुल नस जो है कट हुए, ऐसे उनको फर्क हुआ। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि जिस तरीके से तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में जो जुड़ाव था, बिल्कुल एक ब्रदरहुड, ऐसा एक रिश्ता था। और मैं वहाँ दारचूला में इन्हीं लोगों से मिला जो ये खम्पा लोग कहते हैं, खम्पा लोग। तो वो ओरिजिनली टिबेटन लोग थे, आज वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन उनकी भाषा, संस्कृति जो है तिब्बत से मिला जुला ऐसे हैं। तो कोई लोग अपने आप को तिब्बती ट्राइब कहते हैं, सिटीजनशिप से इंडियन है, भाषा से तिब्बती है, धर्म से बुद्धिस्ट है। और कोई लोग है जो आदि हिंदू भी है, आदि बुद्धिस्ट भी हैं। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की एक कल्चरल लैंडस्केप देखने को मिला मुझे। यहाँ जैसे आप ये देखो, भोटिया पड़ाव जो लिखा है वो धारचूला एरिया का है। और जो पहले जो तिब्बत जाते थे ऐसा था उनका, ऐसा ये देखो, ये फोटो, ये वहां का बॉर्डर ट्रेड करते समय एक परमिशन था। तो ब्रिटिश सरकार पहले ऐसे ही देते थे, बाद में भारत आजाद हो गया तो शिमला से ऐसे एक पेपर देते थे, जो हिंदी, पहले ऊपर लेटर में देखो, पहले हिंदी में लिखे हैं, उसके बाद अंग्रेजी में, और उसके बाद तिब्बती भाषा में भी लिखे हैं। तो ये 1961 की परमिशन एरिया है, ये जो उन्होंने गर्बियाल जी, जो मुझे दार्चुला में उनको मिला, तो उन्होंने ये पेपर दिखाए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो जो पहले तिब्बत जाते थे रिश्ता के लिए, वहाँ व्यापार के लिए, और खास करके धर्म, ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना, और खुलेआम आराम से जाते थे। और वहां के लोग भी यहाँ इस तरफ इंडिया आते थे, ऐसा रिश्ता के बारे में कहा उन्होंने। अभी ये देखो, खंबा फास्ट फूड है, वहां की जनजाति जो है अपने आप को खंबा कहते हैं, जबकि तिब्बती भाषा में खंबा तो वही लोग हैं जो तिब्बत की पूर्व की तरफ एक खंबा, इतना बड़ा क्षेत्र के लोग थे, उसको खम कहते हैं, और वहां के लोग को खंपा। लेकिन यहाँ की आइडेंटिटी जो है थोड़ा अलग है, तो उनको तिब्बती लोगों से जो मिले हुए हैं उनको खंपा ही मानते हैं। तो ये एक फोटो है, मैंने अल्मोड़ा में एक अमला उनसे मिला, और वो वहाँ की हर्ब्स, जड़ी बूटी
खास करके जिम्बू जो खाने में मसाले के तौर से डले जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे रोड साइड में बिक्री करके उनका अपना गुजारा चलाते थे। उसके बारे में उन्होंने ये कहा था। और ये मुंशियारी में विवेकानंद स्कूल, इतना बड़ा एक स्कूल था जहां 700 बच्चे, जो जिस फिल्म के बारे में पहले जिक्र कर रहा था, ये फिल्म है परम पावन दलाई लामा के जीवन के आधारित पे एक फिल्म है, एस्केप ऑफ द दलाई लामा फ्रॉम तिब्बत। ये फिल्म उस स्कूल में, विवेकानंद स्कूल में मैंने ये फिल्म दिखाया था। 700 बच्चे उस दिन फिल्म देखा और उन्होंने कहा कि हमको पता भी नहीं था कि हिमालय और तिब्बत के बीच में इतना गहरा संबंध, इतना गहरा रिश्ता था। और आज क्योंकि चीन तिब्बत के ऊपर कब्जा किया और ये बॉर्डर क्षेत्र में जो हमारा रिश्ता थे वो पूरा कटे हुए हैं। और वो बच्चे उनको बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा जो ज्ञान, ऐसा जो रिश्ते के बारे में हमें बिल्कुल पता होने चाहिए। खास करके वो मुनस्यारी जो है तिब्बत के बॉर्डर में पे ही पड़ते हैं, लेकिन उनको खुद पता नहीं थे, क्योंकि पहले ये करीब 70 साल की ये कहानी है जब चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया और वहां से बॉर्डर की रिश्ता जो है वो कट गए हैं। अब हम ये उत्तराखंड की एरिया भी हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम यूपी और बिहार, क्योंकि मैं नेपाल नहीं गया, नेपाल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले से हैं और वहां और भी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना था। तो यूपी और बिहार होके मैं वहां से सिलीगुड़ी पहुंचा, सिलीगुड़ी से और आके कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, उस एरिया में मैं फिर दौरे किया। अभी जिस गाड़ी के सामने मैं था वो गाड़ी मेरा नहीं है, जिस एक टैक्सी के तौर से यूज कर रहे थे वहां, ये अंग्रेजों जमाने की एक बहुत पुरानी गाड़ी है, लैंड रोवर। ये लैंड रोवर जो है वहां पहले कालिम्पोंग, दार्जिलिंग एरिया में बहुत ही इस्तेमाल होते थे। और ये पूरा कालिम्पोंग, दार्जिलिंग ज्यादा से ज्यादा लोग खत्म हो गए हैं। पहले जाते थे जिस तरीके से जोंगा, कहीं कहीं जगह में जोंगा पुराने जीप्स यूज करते हैं, वहां ऐसे यूज करते थे। लेकिन अभी दार्जिलिंग की वेस्टर्न की नेपाल बॉर्डर में मणिबजंग नाम का एक गांव है, सिर्फ वही एरिया में ये यूज करते हैं। तो मैंने ये भी देखा कि वहां अंग्रेजों का एक क्या अफेक्ट रहा, और वहां खास करके टेक्नोलॉजीज के बारे में, और जहां पूरा खत्म हो गया है सिर्फ ऐसी एरिया में। लेकिन हैरान की बात ये हुआ कि ये जो लैंड रोवर हैं वहां सिर्फ 46 गाड़ी हैं। लेकिन हैरान की बात यह है, उन 46 गाड़ियों के बीच में सिर्फ 2 ओरिजिनल इंजन और बॉडी है। बाकी की सिर्फ बॉडी है, लैंड रोवर है, लेकिन आज उसकी इंजन जो है वो महिंद्रा की बोलेरो की इंजन चला रहे हैं अंदर। तो एक हैरान की बात भी हुआ। और लेकिन मणिबंजांग और आगे नेपाल और दार्जिलिंग के बॉर्डर एरिया में है, करीब 40 किलोमीटर बिल्कुल ऊंची ऊंची पहाड़ों में ये गाड़ी चला के ऐसे बिल्कुल टैक्सी के तौर से हैं, यूज किए जाते हैं। और करीब 10-11 लोग उसमें भर के लेके जाते हैं। हर शख्स को अपना अपना सीट के हिसाब से पैसे देना पड़ता है। ऐसे हम के एक दौरे पे गए थे, तो वहां हमने ये देखा कि उस नेपाल और दार्जिलिंग के एरिया में इतने भाईचारा की, इतना सुंदर रिश्ता था कि कहीं कहीं हम नेपाल के एरिया में जा रहे हैं, कहीं कहीं हम इंडिया के एरिया में आ रहे हैं, लेकिन वहां कोई रोक टोक या कोई वो सन्नाटा, कोई डर या कोई प्रेशर नहीं था। जिस तरीके से आज तिब्बत के बॉर्डर पे चाइना की सेना, PLA सेना के वहां से प्रेशर था, वो उस तरफ नेपाल की तरफ बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि काश तिब्बत और भारत के बीच में जो अभी का बॉर्डर जो है, काश वो भाईचारा के रिश्ता फिर से कायम हो जाए। ये अब हम गैंगटॉक पहुंच गए हैं। गैंगटॉक ये सिक्किम के एरिया में है, और सिक्किम जो है वो 1975 में भारत की हिस्सा बना। उससे पहले वो अलग और आजाद देश थे। तब सिक्किम से तिब्बत की तरफ जो जाते थे उसको तिब्बत रोड बोला जाते हैं। अभी भी एक ऐसा बार और रेस्टोरेंट है, ये जो तिब्बत रोड, अभी वो उसके एड्रेस तिब्बत रोड है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, गेस्ट हाउसेस
प्राइवेट हाउसेज, उसके वो जो रास्ता जो अभी भी तिब्बत रोड बोले जाते हैं। जिस तरीके से मैंने वहाँ कहा किन्नौर एरिया में ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड, सिक्किम में तिब्बत रोड अभी भी ऐसा वहाँ के एड्रेस भी लिखा जाते हैं। ये वहाँ के जनजाति हैं, सिक्किम की जनजाति हैं, वो मेन नेटिव जो उनको लेप्चास कहते हैं। लेप्चा की जैकेट ऐसे हैं, उनके एस्थेटिक्स देखिए, उनकी जैकेट के वो जो रंग किस तरह से रंग की पैटर्न देखिए, ये देखिए, और उनकी भाषा भी बिल्कुल अलग है, वो भी देखने को मिला। और मैं गैंगटॉक कवर करने के बाद मैं वो और नीचे करके मैं यहाँ आया, दार्जिलिंग आया। दार्जिलिंग में मैंने एक तो हमको तो ऐसे ऐसे टिप्पणी हमको तो पता तो है ही कि 1910-11 के बीच में जब चाइना ने एक बार तिब्बत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, तब 13th दलाई लामा तिब्बत छोड़ के इंडिया आना पड़ा। जो ये अभी का परम पावन दलाई लामा जी, 14 दलाई लामा, जो अभी धर्मशाला में है, जो एक ऐसा रेफ्यूजी इंडिया में रह रहे हैं, ये पहली बार नहीं था, वो अभी दूसरा है। ओरिजिनली जो है 13 दलाई लामा 1910, 11, 12 के बीच में तिब्बत से भाग के इंडिया आके कालिम्पोंग और दार्जिलिंग में करीब करीब 2.5 साल शरणार्थी बन के रहे थे। उसकी यादगार में ये दार्जिलिंग में 13 दलाई लामा एक ऐसा स्टैचू बने हैं, वो देखने को मिला। और सिक्किम की वेस्टर्न की तरफ से और ऊपर गए तो लाचेन, लाचुंग के नाम के एक है, लाचेन एरिया है, वहां से फिर तिब्बत की तरफ जाते हैं। वहां के आर्किटेक्चर में देखिए, वहां के एस्थेटिक्स देखिए, एक बहुत ही पुरानी तिब्बतन आर्किटेक्चर, उनके रंग के पैटर्न्स देखिए, उनके आर्किटेक्चर वो जो पहले पूरा लकड़ी के होते थे, आज सीमेंट से ऐसे कुछ बना रहे हैं। और ये कोई मंदिर नहीं है, इतना डिटेल्ड आर्किटेक्चर है लोग, लेकिन ये सिर्फ एक गेस्ट हाउस है। और आज वहाँ के लोग मेहनत कर रहे हैं आर्किटेक्चर, उनकी संस्कृति बचाए रखने में। रेस्टोरेंट्स, होटल्स भी ऐसे बनाने की कोशिश में लगे हैं। अब हम पहुंच गए अरुणाचल में। अभी क्योंकि मैं पूरा हिमालय दौरे की बात कर रहा हूँ, तो लद्दाख से, उसके बाद लाहौल स्पीति किन्नौर जो हिमाचल की किया, उसके बाद हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के उत्तराखंड किया, उसके बाद यूपी बिहार में मैंने लखनऊ, बनारस, पटना, सिलीगुड़ी करके कालिम्पोंग, दार्जिलिंग पूरा एरिया किया। अब मैं लास्ट इंडियन स्टेट जो हिमालय क्षेत्र में 4 अलग स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख निकाल के ऐसे करके 5 क्षेत्रों में मैं दौरे किया। अब मैं लास्ट एरिया में आया हूँ अरुणाचल की। अरुणाचल की तिब्बत से जो रिश्ता जो जुड़ते हैं, उस बॉर्डर को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। और ये स्तूप जो है, ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये स्तूप वो है जो मैकमोहन बॉर्डर जो कहते हैं, यही स्तूप के ऊपर से ही गुजरते हैं, वो मैकमोहन बॉर्डर। ये स्तूप जो है, ये टूटिंग एरिया की, टूटिंग जो अरुणाचल की नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की तिब्बत की बॉर्डर, बिल्कुल उधर बॉर्डर पे ही लगता है। ये इसलिए लगता है क्योंकि ये बॉर्डर में ये स्तूप जो हैं, ये स्तूप जो आधा तिब्बत में है, आधा इंडिया में है। और यहाँ कोई लोग जो वहां गए हैं, ये है केपांग ला करके एक बॉर्डर है। केपांग ला में इंडिया से जो आए हुए वहां की टूटिंग की मेम्पा जनजाति वहां जाके इस स्तूप को पूछते हैं। वहां जाके कुछ कुछ चढ़ाव किया और धूप जलाए, पूरा बुद्धिस्ट हैं। और तुरंत उसके बाद अपना तिरंगा वहां लहराया, फोटो खींचे, उनका अच्छा लगा। लेकिन वहां का रिश्ता ये है कि सुबह से दिन के 12 बजे तक ये पूरा कर सकते हैं। 12 बजे से पहले पहले वो पूरा जो करना है वहां करके फिर नीचे आना है, क्योंकि उन्होंने एक समझौता, एक अंडरस्टैंडिंग बनाया है कि दोपहर की 12 बजे के बाद जो है वो बॉर्डर दिखने को पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो चाइनीज सोल्जर उस तरफ फिर से दिखने को मिलता, तो ताकि वो आई टू आई कांटेक्ट ना हो जाए, उनका एक अंडरस्टैंडिंग बने हैं। ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा कि बॉर्डर में ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग बने हैं।
लेकिन सिर्फ ऐसी एरिया में अंडरस्टैंडिंग, बाकी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो अक्सर ये बोलते हैं कि पूरा अरुणाचल उनका है करके, ऐसे अक्सर ये कहते हैं। और उसी एरिया में, टूटिंग एरिया में, जो जब मैं वहां जाके देखा कि वहां के जनजाति जो है उनको अपने आप मेंबा बोलते हैं। मेंबा जो है वो तिब्बत की सदर्न एरिया में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कोंगबो नाम के एक क्षेत्र है, वहां की जनजाति है, मेंबा बोलते हैं। वही लोग हैं। अब ये देखिए, उनकी पोशाक देखिए, उनकी ज्वेलरी देखिए, जो जो स्टोन्स पहने हैं उसको सी बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो है, और ये रेड स्टोन्स जो है उसको हम छुनु बोलते हैं, वो क्या कोरल है उनकी। ऐसे देखिए, और वो उनकी भाषा जो है तिब्बत से बिल्कुल मिलता जुलता है, और मिलता जुलता क्या, वही तिब्बती भाषा ही है, एक सब डायलेक्ट है। तो वहाँ हमने एक परम पावन दलाई लामा जी, वो जो फिल्म जो मैं दौरे कर रहा हूँ वही फिल्म दिखाया, और इसके फिल्म दिखाने के बाद तिब्बत की राष्ट्रीय झंडा सबके साथ में करके ये फोटो खींचा। और वहां के जनजाति देखिए, सब लोग अपना दाव ये अपना कमर पे ऐसे लगा के, और ये कैटपल्ट गुलेल ये है। तो वो ज्यादातर वहां के जनजाति जो वो हंटिंग करते हैं, वो बर्ड पक्षी मारते हैं, और ये दाव जो है सब जगह में, क्योंकि वहां बैम्बूस के बहुत काम होते हैं, वैसे किया। अब मैं अरुणाचल की तवांग एरिया में हूँ अभी। तवांग तो अरुणाचल की वेस्टर्न एरिया में मोन्यूल नाम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। मोन्यूल जो है, मोन्यूल इसलिए क्या होता है कि वहां के जनजाति मेंबा जो है जनजाति, जो अभी अरुणाचल की चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी वो खुद मेंबा है। और मेंबा की लोग जो है वो उनका वो जनजाति उनको मेंबा बोलते हैं। वो जो है जहां भी वो लोग हैं उनको मन्यूल कहते हैं। और वो तवांग डिस्ट्रिक्ट एक है, और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट उन दोनों में है। अभी मैं ये फोटो जो है वो शक्ति नाम के एक छोटा जगह है, और ये वो एरिया था जहां पहले 1959 में जब चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, जो परम पावन दलाई लामा जी, अभी की 14 दलाई लामा जो तिब्बत छोड़ के तवांग होके जो आए, तो वो रास्ते पे एक शक्ति नाम का एक जगह था, वहां उन्होंने चौथी रात जो है वहां गुजरे। और वहां के उनकी यादगार में इन्होंने गुरु पद्मा संभावा की एक मूर्ति बनाया, एक छोटा सा स्तूप बनाया। उस दिन जब हम वहां पहुंचे, वो लोग पूजा पाठ कर रहे थे, तो वो उसके फोटो करने को मिला। अभी उसके बाद हम तिब्बत की बॉर्डर की तरफ जाने को मिला। और बुमला जो है वो आमतौर से टूरिस्ट जो वहां जाने को होता है, वहां परमिशन लेके गया तो वहां पहुंचता है। ये देखिए, ये 1000 1500 एंड 200 15,200 फीट की एरिया, मतलब उसी हाइट में एक ऐसा तिब्बत और इंडिया बॉर्डर पे वहां टूरिस्ट अलाउड है वहां तक। इससे पीछे जो है तो फोटो खींचना अलाउड नहीं, उससे पीछे। लेकिन वो एक एरिया जहां चाइनीज सोल्जर वहां तक आते हैं, उनकी स्पेशल फेस्टिवल्स जो होते हैं वहां मिलके, और फ्लैग मीटिंग्स जो है ऑफिशियल मीटिंग वो भी करते हैं। लेकिन मेरे पीछे जो पहाड़ जो थे वो तिब्बत के एरिया भी है। तो मुझे खुद वहां तिब्बत के एरिया देखने को मिला, तो बहुत ही भावुक से कुछ ऐसा हो गया था, इमोशनल हो गया था। और तवांग एरिया में बहुत ही सुंदर एक स्तूप है। इसको कहते हैं गोरसम छुदे और गोरसम स्तूप, ऐसा बोलते हैं। ये जिमिथंग की वैली में है। ये नदी जो है तिब्बत से आते हैं, और ये बाद में एक टर्न करके नेपाल की तरफ भूटान की तरफ मोड़ के चले जाते हैं। उसी वैली में ये गोरसम छूते हैं। और ये दूसरा एक छोटा सा पेड़ की एक फोटो दिखा रहा हूँ। ये वो था कि जब 14 दलाई लामा तिब्बत अपने देश छोड़ के भारत में एक रेफ्यूजी बन के आए, तो तब पहले एक रेस्ट था, वो केंजामनी बॉर्डर पार करके इंडिया में आए। केंजामनी KENZAMANI, केंजामनी बॉर्डर पार करके इंडिया की तवांग एरिया में आए। और जब आए
तो पहले तो चीन ये डर था कि चीन की सोल्जर उनके पीछे लगे होंगे, इसलिए एक बार इंडिया के बॉर्डर आ गए तो एक जगह में उन्होंने रुका और उन्होंने एक हाथ में एक लकड़ी लिए हुए थे, वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर लगाया और वो लकड़ी जो है आज इतना बड़ा एक पेड़ बन के आए हैं। अब इसको एक धार्मिक स्थान बना के म्योंपा के लोग, क्योंकि वो लोग परम पावन दलाई लामा जी को बहुत मानते हैं, तो ये एक धर्म स्थल जैसे बन गए हैं। तो सब अभी वहां तक भी स्पेशल परमिशन के बिना तो वहां जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो जो जाते हैं वहां माथा टेक के परम पावन दलाई लामा जी की रास्ता है करके मानते हैं, ऐसे करके वो देखने को मिला। और वहां देखिए केंजा मानी 5.5 किलोमीटर है, और ल्हासा जो है वो सिर्फ 285 किलोमीटर की दूरी में है। और वो जो एरिया जो है ये छुदांगमो है। छुदांगमो जो परम पावन दलाई लामा जी जो तिब्बत क्रॉस के आए, इंडिया में आए, तो उनकी पहली रात छुदांगमो में गुजरे, और ये उसी एरिया की एक माइलस्टोन है जहां से ल्हासा की ज्यादा नजदीकी है, और गुवाहाटी जो है बहुत लंबे पड़ जाते हैं, करीब 500 किलोमीटर इतना पड़ जाते हैं। एक ऐसा एक फोटो देखने को मिला। और वहां तवांग में मैंने मेरा बहुत पुराना दोस्त और खास करके बुजुर्ग और वेल रिस्पेक्टेड फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए था कर्मा वांगचुकला, जो पहले 1952 में जब तिब्बत आजाद थे तो वो खुद ल्हासा गए, अरुणाचल तवांग से ल्हासा गए। परम पावन दलाई लामा जी बहुत कम उम्र में थे, तो उन्होंने वहां दलाई लामा जी को वहां मिले। और आज ये कर्मा वांगचुकला 87 ईयर्स हैं, अभी भी तवांग में हैं। और उन्होंने 2009 को जब परम पावन दलाई लामा जी वहां तवांग आए तो उनकी दर्शन किया, और उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी को अपने ही घर में एक होस्ट भी किया। तो ऐसा एक शख्स है, बहुत ही अद्भुत कहानी है उसकी कहानी। और खास करके उनसे मुझे ये जानने को मिला जब 1962 में जब चीन की आक्रमण हुआ अरुणाचल की, तो वहां की स्थिति क्या था, कितने सारे लोग मर गए, और चाइना का इतना दहशत दहशत फैलाए गए थे, वो पूरा कहानी उनसे सुनने को मिला। और तवांग गोम्बा की देखने को मिला। और ये झांग नाम का एक दूसरा एक गोम्बा है, वहां के बच्चों के सामने ये फिल्म दिखाया और लोगों से मिले। अब हम वेस्टर्न अरुणाचल की बात खत्म हो गया, अब हम सेंट्रल ईटानगर, आलो, पासीघाट, ये पूरा पार करने के बाद हम वहां पहुंचे मेंजुखा में। मेंजुखा जो है आलो के बाद फिर एक नॉर्थन तिब्बत बॉर्डर, बिल्कुल तिब्बत के बॉर्डर की तरफ गए, तो वहां मेंजुखा है। मेंजुखा के गांव के दृष्टि को, अरे ये इतना दृश्य इतना सुंदर, इतनी ऊंची पहाड़, और ये देखिए उनकी गांव की दृष्टि ये है, बहुत ही सुंदर साफ, लोग इतना मेहनती, ऐसे लोगों को मुझे देखने को मिला। वहाँ के कोंगो मेंबा के लोग हैं, और कोंगो मेंबा के लोग ऐसे ऐसे उनकी वहाँ की दृश्य धार्मिक, ऐसा सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं, वहाँ के अरुणाचल के अलग अलग ट्राइब्स भी हैं, उधर आपतानी के लोग भी हैं, आदि और गालो की कोई कोई लोग हैं, तागिन के लोग भी उधर मेंजुका में है। तो ऐसा देखने को मिला। और ये एक लाश है कोंगो मेंबा की, एक लड़की अपने अपनी संस्कृति भाषा ऐसे एक गाना गा रहे हैं, वहां एक बड़ा सा त्योहार था। तो ऐसे करके मैं अभी यहाँ रखूंगा। और मेरे दौड़ जो है ब्राह्मण जो वो टूटिंग, मेंजुखा, उसके बाद तेजू गया, मियो, उसके बाद तो वहां से थोड़ा आगे गया तो इंडिया इंडिया की तिब्बत की जो बॉर्डर जो है वो बाद में, और थोड़ा नीचे आके आके बर्मा के बॉर्डर तक टच करते हैं, उसके बाद इंडिया के एरिया जो है खत्म हो जाते हैं। तो वहीं से मैं फिर वापस लौट के आए, और गुवाहाटी से फिर दिल्ली, ऐसे करके वापस आज मैं यहीं धर्मशाला में हूँ। तो एक 4 महीना की एक लंबा टूर था, और इसके बारे में मैंने एक फोटो ये एक
स्लाइड प्रेजेंटेशन के करके ये पूरा कवर किया। और अभी मैं शेयरिंग खत्म कर दिया था अभी। और अभी देखिए सचिन जी, अगर इसके बारे में कोई, थोड़ा लंबा हो गया था, सॉरी, अगर इसके बारे में और कुछ प्रश्न है तो बताइए। सुंदर सर, आपने अपने हिमालयन यात्रा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। आपने हिमालयन यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। जी आपने अपने अनुभवों को साझा किया, बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर किया। आपकी यात्रा निश्चित रूप से एक रोमांचकारी यात्रा रही। आपके अनुभवों से हम बहुत अधिक लाभान्वित हुए। इसके लिए हम सब भी आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर रवि, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं सर से। जी सर, मेरा प्रश्न है सर कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है, तो यहाँ पे जितना तिब्बत को लेकर अवेयरनेस है, आपने पूरे भारत की यात्रा की, इवन कि पूर्वोत्तर भारत के बारे में आपने बताया, जी 8 राज्यों के बारे में। जी। तो क्या जिस तरह से धर्मशाला में लोग तिब्बत की आज़ादी के लिए अवेयरनेस हैं, क्या वहाँ भी लोग उसी तरह से अवेयरनेस हैं, इसकी स्वतंत्रता के लेके चिंतित हैं, और कितना चिंतित है? देखो, मूल रूप से धर्मशाला के जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा बहुत तो सबको पता है कि 1960 में परम पावन दलाई लामा जी यहाँ आए और धर्मशाला में अपना निर्वासित सरकार स्थापित हुए। और लोग तो वैसे मिलते मिलते ही हैं, बाजार में, कहीं त्योहार में, कहीं हम उनके दिवाली या होली में भाग लेते हैं। कोई वो यहाँ के स्थानीय निवासी लोग हमारे उधर भी भाग भी लेते हैं। लेकिन चिंता जो है वो बिल्कुल अलग चीजें हैं। चिंता वहां होता है जहां आपका कोई स्वार्थ हो। और जिस तरीके से मैं पहले से कहा कि जब चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तो भारत चिंतित नहीं थे, क्योंकि भारत को ये लगा कि हम चीन के साथ दोस्ती करेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई करेंगे, और भारत चिंतित नहीं थे। अब अब बिल्कुल ऐसे करके कहे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे भारत का कोई चिंता ही नहीं था। लेकिन भारत ने एक ऐसा, एक तब की सरकार ने एक ऐसा अपेक्षा किया कि हम चीन से दोस्ती करेंगे और चीन हमारे ऊपर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तिब्बत की आज़ादी चले जाएंगे। और भले भले तब की सरकार और तब की एक ऐसा पॉलिसी में ठेस तो जरूर हुआ होगा और दुख भी लगा होगा कि तिब्बत की आज़ादी जो है वो चले जा रहे हैं और उसके ऊपर ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। अगर कुछ किया तो चीन के खिलाफ जाना पड़ते। उस तरीके से लेकिन अभी भी मुझे जब मैं कर्नाटक जाता हूँ या केरला जाता हूँ या हिमालय क्षेत्र में या इवन इन हिमाचल में भी, ये जो चिंता जो है वो मुझे मुझे तो लगता है कि थोड़ा कम होगा। लेकिन एक इमोशनल बाइंडिंग जो है वो मुझे लगता है कि सब हर भारतीय में है कि तिब्बत को किसी तरह से आज़ाद हो जाए तो न सिर्फ तिब्बती लोगों की आज़ादी हो जाएगा, भारत की के भी एक सुरक्षा बन जाएगा। क्यों, जिस तरीके से चीन ने भारत के ऊपर एक दबाव बने हैं, एक प्रेशर बना है, और अभी तो हमारा सोल्जर भी गलवान घाटी में जो हुआ, वो कौन सी कोई भी भारतीय ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा फिर से हो। तो इसीलिए अभी चीन की खिलाफ जो एक सोच है वो भी आ जाना, और ये भी सोचना कि तिब्बत की आज़ादी जो है फिर से आ जाए। तो इसके बारे में जो जब से गलवान घाटी की जो हत्याकांड हुआ तब से पूरे भारत में एक नया जानकारी फैले हुए हैं। और धर्मशाला में भी एक ऐसा एक मुहिम जो है वो भी चल रहे हैं। जी सर। डॉक्टर डीके शर्मा जी, डॉक्टर डीके शर्मा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, आपने जी नमस्कार सर। जी जी। सर आपने अपनी पूर्वोत्तर यात्रा के बारे में काफी विस्तृत से व्याख्यान दिया, प्रेजेंटेशन दिया आपने।
तिब्बती लिपि के बारे में बताया। और जैसे कि आपने अपने व्याख्यान में और प्रेजेंटेशन में कहा कि तिब्बती लिपि के बारे में तिब्बतियन इतने अवेयर नहीं है, इनको पता नहीं है क्या उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपियां भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो क्योंकि लिपि के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो ऐसा क्या किया जाए कि तिब्बतन भाई बहन अपनी पुरानी प्राचीन लिपि के बारे में या प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकें और उसकी मेनली उसकी संस्कृति के बारे में जब तक लिपि से अवगत नहीं होंगे तो इसके लिए कोई ट्रांसलेशन करके कोई डिजिटाइज इसके लिए कोई विकिपीडिया इस टाइप से कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि तिब्बतन युवा है जो आज का युवा है इससे अवेयर हो जाए। इसके लिए क्या सुझाव है सर आपके? जी आप सर। कह रहे हैं कि तिब्बती लोगों के बीच में ये एक जानकारी फैलाने की, तिब्बती लोगों के बीच में। जी सर, आपने कहा ना जैसे तिब्बती लिपि काफ़ी ऐसी है जिसके बारे में तिब्बतियों को भी इतनी नहीं पता है। काफ़ी ऐसी लिपियां हैं जिनमें कि पांडुलिपि भी अवेलेबल हैं। काफ़ी सारी ऐसी नॉलेज है जिसको रीड आउट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ऐसा कोई ट्रांसलेशन करके कोई विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया के या ऐसे कोई रिसोर्सेज नॉलेज और रिसोर्सेज बनाया जाए जिससे कि आज की युवा पीढ़ी उसके बारे में जान सके, जिससे कि अब ऐसा तिब्बती है इतिहास अ, संस्कृति के बारे में। हाँ डॉक्टर शर्मा जी, अब ऐसा है कि तिब्बती लोगों के बीच में अभी मूल रूप से तिब्बती भोटी भाषा, खास करके फुइक जो हम बोलते हैं, वो हिमालय क्षेत्र में तो भोटी भोटी बोलते हैं, वो लिपि पूरे एरिया में, पूरी टिबेटन को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है और सबको जानते भी हैं, और पूरी टिबेटन स्कूल में वही पढ़ाए जाते हैं। और सिर्फ तिब्बती नहीं, हमने हिमालय क्षेत्र में जितने भी लोगों को इस्तेमाल होता है वो सिखा भी रहे हैं। अभी ये जो पुरानी भाषा के, पुरानी लिपि के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से अभी देखो संस्कृत के बारे इंडिया में संस्कृत जो है जिस तरीके से पढ़ाए जाते हैं और जिस तरीके से बोले जाते हैं, बहुत ही कम लोगों को पता है। वैसे उसकी उस तरह की तुलना में है, जिस तरीके से संस्कृत की स्टेटस है, वैसे ही शंगशुंग भाषा की स्थिति है, और उसको एक करीब खत्म हुए एक भाषा ऐसा मानते हैं। लेकिन तिब्बती लोगों के बीच में जो तिब्बती भाषा बोलना लिखना जो सबको आते हैं। जी सर, मेरा एक प्रश्न था कि इस समय सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और धार्मिक दृष्टि से ऐसा क्या किया जाए कि तिब्बत जन जागरूकता अभियान और तेजी से बढ़ सके, और कौन से रास्ते अपनाए जाएं जो हम अपने लक्ष्य के तरफ, तिब्बत मुक्ति के लक्ष्य के तरफ हम क्या करें कि आगे बढ़ सके? देखो, जब हम एक मकसद के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल फ्रैंकली, ओपनली कह रहा हूं, जब तक आपको अपना स्वार्थ नहीं दिखता है, कोई भी दूसरे के ऊपर एक चैरिटी करके कॉज जो है हाथ में नहीं लेते। ये सिर्फ तिब्बती भाषा के नहीं है, भारत में अपनी भाषा के बारे में बात कीजिए। साउथ में 4 अलग भाषाएं हैं, और हिंदी के बारे में, संस्कृत के बारे में, जिनको अपना मकसद नहीं दिखता है, कोई भी ऐसा एक चैरिटी में नहीं करते हैं। और अगर अब हम तिब्बती आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक तिब्बत की आज़ादी भारत की सुरक्षा के तौर से एक एक्सप्लेनेशन या एक दृष्टिकोण या एक नहीं समझे, कोई भी तिब्बत की आज़ादी के लिए कुछ नहीं करेगा। वो मैं फ्रैंकली ओपनली कह रहा हूँ। लेकिन अभी बात यहाँ होता है कि इंडिया की एक एटीट्यूड, इंडिया की एक सोच जो है कि तिब्बत जाने दो, हम चीन से दोस्ती करके हम महफूज रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये वाला ओपिनियन जो है अभी भी चेंज हुआ है। और ये वहां स्थापित होता है कि जैसे गलवान घाटी की हत्याकांड तो हुआ,
और 2020 की साल में पूरे भारत में एक आक्रोश से हो गया था और चीन के खिलाफ इतना कुछ हो गया था। लेकिन 2021 की ट्रेड के बारे में देखें तो इंडिया ने साबित किया कि 2021 में चाइना की प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हुआ वो ऐतिहासिक सबसे बड़ा मात्रा में चीन की सामान भारत ने खरीदा था। और खरीदा इसलिए क्योंकि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जी सर। भारत की अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत अपने देश को बचाने के लिए ये बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं या अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं कर रहे हैं, तो तिब्बत के लिए क्या करेगा? तो ये जन जागृति जो है भारत के हित में ही, भारत के स्वार्थ के लिए ही बहुत काम करना पड़ेगा, वो अभी नहीं हो रहे हैं। तिब्बत के बारे में तो दूर की बात है, भारत अपने देश के लिए, अपने देश को खड़ा करने और चीन की सामग्री के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गया है कि बिना चीन के सामान भारत में कोई भी ये इलेक्ट्रॉनिक बनावटी जो वो नहीं होगा। अभी ये आत्मनिर्भर जो है वो बहुत आसान भी नहीं है, वो तुरंत 3 या 4 या 5 साल में नहीं होने वाला है, लेकिन इतने बड़े मात्रा में 2021 में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी 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 जी। अभी सर जिस तरह से भारत तिब्बत सहयोग मंच के संरक्षक माननीय इंद्रेश जी और पंकज गोयल भाई साहब अभी एक अभियान चलाए थे बाइकॉट चाइना का, और अभी जल्द ही एक और अभियान चलाया गया तिब्बत अवेयरनेस को लेकर के। अभी कई सारे एक साथ लगभग 250 वीडियोस जारी किए गए, और इस तरह के जन जागरूकता अभियान से तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो ही जाती हैं। क्या और भी इस तरह के अभियान और भी क्या-क्या चलाए जाए ताकि जो है और भी लोगों में तिब्बत को लेकर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके? मैं फिर से कहता हूं कि जब तक लोगों की स्वार्थ नहीं दिखते, जब तक लोगों को एक इंटरेस्ट के तौर से नहीं दिखता है, वो कोई भी कॉजेस को या एनवायरनमेंट के बारे में हो या महिला की सुरक्षा के बारे में हो या कोई जीव जंतु बचाने के लिए, कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है तो कोई भी कुछ नहीं करता है। ये आत्मनिर्भर की बात करें या तिब्बती आजादी के बारे में बात करें या बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट जो है, उसमें एक स्वार्थ इसी तरह से लाना है तो लोग करें तो क्या करें, सामान थोड़ा सा लिया तो भी प्रोडक्ट पूरा मेड इन चाइना है, तो उसमें सरकार आगे आके उनको मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेशल टैक्स लगा के उनको किसी तरह से रोकना पड़ेगा। सी पोर्ट्स विशाखापट्टनम या बॉम्बे या केरला या कुंडला या कहीं भी है, कहीं भी सी पोर्ट के ऊपर ही रोक देना पड़ेगा। और इंडिया में जो सामग्री जो बनाना है उनको एक बढ़ोतरी मिलेगा, उनको एक टैक्स हेवन भी देना पड़ेगा, और फॉरेन कोई भी इन्वेस्टमेंट जो उनको भी एक छूट दे के अपना एक आत्मनिर्भर उस तरह से होता है। लेकिन सिर्फ जन जागरूकता एक बार चाइनीज की एक लैपटॉप या टीवी फोड़ने से, वो टीवी में वो मीडिया में दिखाने से उससे कुछ नहीं होता है। जी सर। जी जी सचिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, डॉक्टर रवि सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपसे आग्रह है कि आप सर का जो है धन्यवाद ज्ञापन करें। उससे बहुत पहले धन्यवाद सर। एक बात रखना था कि जब मैं शूटिंग और मेंचुखा के बारे में कह रहा था, शायद मैं थोड़ा मिक्सअप भी हो सकता है। मेंचुखा में जो एरिया जो है वो वही है जो जिसके गांव की दृश्य में दिखा रहा था। मेंचुखा में जो लोग हैं वो जनजाति, वो मेंबा है, मेंबा MEMBA मेंबा है। और टूटिंग एरिया टूटिंग वो एरिया है जहां से तिब्बत की यारलुंग चांगबो नदी
भारत में ब्रह्मपुत्र होके भारत के एरिया में जो गुजर के अंदर आते हैं, उस एरिया जो है वो टूटिंग है। टूटिंग के वहाँ के लोग जो है वो जनजाति है, वो अभी भी ऑफिशियली मेंबा बोले जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो है वो पेमा कोपा है, उनकी भाषा पेमा कोपा बोले जाते हैं। और वहाँ खम्पा भी काफी लोग हैं, और वो तिब्बत के लोग से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, सिटीजनशिप से इंडिया का है। और वहाँ जैसे मैंने फोटो दिखाए केपांग ला की, जहाँ तिरंगा लेके वो स्तूपा के सामने खड़े थे, वो पेट्रियोटिक राष्ट्रगीत में अपना देश भारत बहुत कहते हैं, लेकिन उनका कंप्लेन ये था कि चाइना सरकार तिब्बत में तिब्बती लोगों को इस्तेमाल करके बॉर्डर तक लेके वहां बसाए जा रहे हैं, और हमारे यहाँ बॉर्डर की तरफ जाना मुश्किल है, सुविधाएं नहीं हैं। और उनका डर यह है कि कल अगर वहां से बॉर्डर पार करके चाइनीज सोल्जर आए तो हमारे यहाँ प्रोटेक्ट करना करीब करीब मुश्किल हो जाएगा। तो उनका यह था कि हमारे यहाँ से और तेजी करें, हमारे सेना और आ जाएं और आगे आएं, वो सुरक्षा बनाएं। तो उनका ये कहना था कि हमारे गांव जो है भले बहुत ही रिमोट एरिया में है, लेकिन हम इंडियन है, ये पूरा एरिया इंडियन है, और वहां की सुरक्षा और तेजी करें और सख्ती करें कि चाइना अगर वहां से घुसपैठ करने की ऐसा हरकत करें, उनको मुंह तोड़ जवाब मिले। ये उनका कहना था। तो ये मैसेज आपके सामने वहां आज यहाँ रखना था, वही था। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर रवि। धन्यवाद सर, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी सर। और आपको भगत सिंह भी कहा जाता है, और वास्तव में आप एक क्रांतिकारी हैं और प्रखर वक्ता तो हैं ही, और आप यायावर लेखक भी हैं और यायावर वक्ता भी हैं, और आपके वक्तव्य से निश्चित तौर पर हम सब आज लाभान्वित हुए हैं। और हम ही क्या, ये जितने दर्शक देख रहे होंगे, शायद उनको इतनी बेहतरीन जानकारी शायद किताबों में ना मिले, जितनी बेहतरीन जानकारी आज आपने दिया है तिब्बत की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से, तिब्बत मुक्ति की दृष्टि से, और इवन कि भारत की दृष्टि से भी इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए सर आज मैं हृदय की अतल गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपके प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक लास्ट एक शब्द, ये जो है अक्सर इंडियंस वो हिमालय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, अक्सर ये बोलते हैं कि चाइना बॉर्डर बोलते हैं, वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर नहीं है, ये तिब्बत बॉर्डर है। और तिब्बत बॉर्डर है ये स्टार्ट हो चुका है सर। उसके ऊपर ये था कि भारत में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बने गए हैं। तो उसका संकेत ये है कि भारत अभी भी उसको तिब्बत बॉर्डर माने जाते हैं, और हमारे भाषा में भी, हमारे लैंग्वेज में भी उसको तिब्बत बॉर्डर ही बोलना चाहिए। धन्यवाद। आज सर आपने जो जानकारी दी है उसमें बहुत एकदम सही जानकारी आपने दी है कि चीन तो कहीं था ही नहीं, भारत के आसपास या इर्द गिर्द कहीं चीन था ही नहीं जी। आपने जो बताया कि जो जनजातियां थी वो तिब्बती जनजातियां हैं, जो पुरानी जनजातियां वो तिब्बत से ही, ना कि चीन से कोई रिश्ता नहीं है। उनका जो संबंध रहा है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से रहा, चाहे आर्थिक दृष्टि से रहा, चाहे खान पान की दृष्टि से रहा, वो भारत और तिब्बत का जो एक संबंध रहा है, ना कि चीन का संबंध रहा है। तो आपने आज एक भारत को क्या, पूरे विश्व को आपने बताया है कि कहीं चीन तो था ही नहीं। जी। भारत का रिश्ता हमेशा से ही तिब्बत से रहा है। तो सर इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू सर।